हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ यूसुफ गौर। वेलकम टू लेट्स बूस्ट नॉलेज। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी स्कॉलरशिप स्कीम की जो लाखों स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती है उनकी एजुकेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप स्कीम की, जो हर साल यूपी के लाखों स्टूडेंट्स को हेल्प करती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और अपनी एजुकेशन को एनहांस कर सके। ये स्कीम यूपी गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जाती है और जिसके बिहाफ पर यूपी के बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक स्कॉलरशिप यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे वो अपनी पढ़ाई का पूरा खर्च उठा सके और अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर सके। तो उसी स्कीम को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और जानेंगे हर एक पॉइंट को, और समझेंगे कि स्कॉलरशिप के फीचर्स क्या हैं और इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, और इसको डिटेल में वन बाय वन समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे हर एक पॉइंट को आप डिटेल में जान सके और आप भी इस स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट ले सके। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और आप डिटेल में समझ पाएंगे कि यूपी की स्कॉलरशिप स्कीम क्या है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए हुए थे कि यूपी स्कॉलरशिप स्कीम के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो उसी को कंसिडर करते हुए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहते हैं। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे हर एक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके और हर एक स्टूडेंट डिटेल में जान सके यूपी स्कॉलरशिप स्कीम को और उसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप स्कीम 2023 एंड 24 मींस 2023-24 की जो यूपी स्कॉलरशिप स्कीम है हम उसकी बात करेंगे। और इस पूरी वीडियो में हम कुछ की पॉइंट्स को जानेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। हम किन किन की पॉइंट्स को जानेंगे एक बार देख लेते हैं। देख, सबसे पहला फर्स्ट की पॉइंट हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कॉलरशिप स्कीम। सेकेंड रहेगा एलिजिबिलिटी मींस इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए कौन स्टूडेंट एलिजिबल है, हम उसको डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट की पॉइंट रहेगा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि इस स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए या इसका प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट को चाहिए होंगे, मींस किस स्टूडेंट्स को किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए। नेक्स्ट की पॉइंट है प्रोसेस, मतलब इस स्कॉलरशिप स्कीम का जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो क्या रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट इसमें रहेगा, हम समझेंगे और जानेंगे कि इस स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट क्या रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हर एक की पॉइंट को अच्छे से समझिएगा, जिससे इस नॉलेज को आप खुद भी ले सकें, अपनी नॉलेज बूस्ट कर सकें और आपके जो फ्रेंड्स हैं आप उनको भी अवेयर कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे हर एक स्टूडेंट इसकी नॉलेज ले सके और अपनी स्कॉलरशिप स्कीम की जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन एक एक की पॉइंट को लेंगे और उसको डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स इंट्रोडक्शन ऑफ द स्कॉलरशिप स्कीम, मतलब इस स्कॉलरशिप स्कीम में कौन कौन से मेन फीचर्स हैं या इसका मतलब इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है या क्या चीज़ें इसमें की पॉइंट्स हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्कॉलरशिप स्कीम को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं, हमें उनको समझना होगा, जिससे हम इसका एक इंट्रोडक्शन जान पाएंगे, एक ओवरव्यू हमें मिल पाएगा कि इस स्कॉलरशिप स्कीम में क्या है। तो देखिए, हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को लेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, द मोटिव ऑफ दिस स्कीम इज टू सपोर्ट ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। मीन्स इस स्कीम का मेन मोटिव क्या है, इस स्कीम का मेन मोटिव यही है कि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको सपोर्ट करना और उनको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिससे वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सके। यही इसका एक मेन मोटिव है इस स्कॉलरशिप स्कीम का। नेक्स्ट पॉइंट देखें, अगर सेकंड पॉइंट है, सेकंड मतलब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू प्रमोट द मेरिटोरियस एंड नीडी स्टूडेंट्स फॉर एनहांस द एजुकेशन, मतलब ये जो स्कॉलरशिप दी जाती है ये एक मेरिटोरियस स्टूडेंट को और नीडी स्टूडेंट को दी जाती है, जिससे वो अपनी एजुकेशन को एनहांस कर सके, अपनी एजुकेशन को बढ़ा सके या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सके। मेरिटोरियस मीन्स जिनकी परसेंटेज स्टूडेंट की ज़्यादा अच्छी होगी उनको प्रायोरिटी दी जाएगी इस स्कॉलरशिप स्कीम में, इसकी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने में। नेक्स्ट पॉइंट है इशू बाय द यूपी गवर्नमेंट थ्रू सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मतलब कि ये स्कॉलरशिप स्कीम है इसको कौन प्रोवाइड करता है या कौन इसको इशू करता है, जो यूपी गवर्नमेंट है वो इस स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करती है स्टूडेंट को। और हर एक स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है जो ये स्कॉलरशिप स्कीम का प्रोसेस कंप्लीट करने में एक्टिव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है
कि इस स्कीम में फी रिइंबर्समेंट एंड स्कॉलरशिप बोथ दी जाती है। मतलब जो स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलेगी इसमें स्टूडेंट को फी रिइंबर्समेंट एंड स्कॉलरशिप दोनों ही मिलेगी। मतलब जो अमाउंट ट्रांसफ़र होगी स्कॉलरशिप की वो दो पार्ट में ट्रांसफ़र होगी। एक तो जो स्टूडेंट की टोटल फीस उसने कॉलेज में सबमिट की है अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, वो फुल फीस स्टूडेंट को रिटर्न की जाती है। और सेकंड, एक भत्ता स्कॉलरशिप के नाम से स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो दो तरह से उसमें अमाउंट ट्रांसफर होगी स्कॉलरशिप में, एक फी रिइंबर्समेंट के नाम से और दूसरा स्कॉलरशिप मतलब भत्ते के नाम से। नेक्स्ट एंड लास्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमाउंट विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर्ड इन द बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट। मतलब जो स्कॉलरशिप की अमाउंट है वो डायरेक्टली जो बेनिफिशियरी है मींस जो स्टूडेंट है जो एलिजिबल है इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर की जाएगी। तो कोई थर्ड पार्टी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। डायरेक्टली ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट मतलब समाज कल्याण डिपार्टमेंट से डायरेक्टली स्टूडेंट के अकाउंट में ही ट्रांसफर की जाएगी। तो ये कुछ मेन फीचर्स थे इस स्कॉलरशिप स्कीम के। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारा फर्स्ट की पॉइंट था। अब नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। इसके बाद सेकंड की पॉइंट हमारा रहेगा एलिजिबिलिटी। मतलब इस स्कॉलरशिप के लिए कौन स्टूडेंट एलिजिबल है और कौन स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, स्टूडेंट मस्ट हैव रेजिडेंस इन उत्तर प्रदेश। मतलब कि वही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है जिसका रेजिडेंस यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में है। अगर कोई स्टूडेंट अदर स्टेट से बिलोंग करता है तो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए स्टूडेंट का यूपी का रेजिडेंस होना ज़रूरी है। मतलब उसका जो एड्रेस है आधार कार्ड में या डोमिसाइल सर्टिफिकेट में वो यूपी का ही होना चाहिए। अगर वो एड्रेस यूपी का नहीं है तो वो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये था फर्स्ट एलिजिबिलिटी। अब बात करते हैं सेकंड एलिजिबिलिटी की। सेकंड एलिजिबिलिटी है अवेलेबल फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग इन एनी स्टैंडर्ड इन यूपी। मतलब वो ये स्कीम उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपी में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं या किसी भी स्टैंडर्ड में। मतलब ये जो स्कीम है ये फर्स्ट क्लास से और हायर एजुकेशन तक स्टूडेंट्स के लिए सभी के लिए है। कोई भी स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकता है और इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, द इनकम ऑफ द पेरेंट और गार्जियन मस्ट बी मैक्सिमम 2 लाख। मीन्स स्टूडेंट के गार्जियन या उसके पेरेंट हैं उनकी मैक्सिमम इनकम 1 ईयर की 2 लाख होना ज़रूरी है। 2 लाख से अगर ज़्यादा इनकम होगी किसी स्टूडेंट के पेरेंट की तो वो स्टूडेंट ऑटोमेटिकली इस स्कीम से बाहर हो जाएगा, आउट हो जाएगा। मतलब जो स्टूडेंट के पेरेंट है मींस फादर या मदर है या कोई गार्जियन है जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, उनकी जो टोटल 1 ईयर की इनकम है वो 2 लाख या उससे कम ही होनी चाहिए। अगर 2 लाख से ज़्यादा होगी तो वो स्टूडेंट इसी स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकता। मतलब जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप स्कीम में अपना इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा उस सर्टिफिकेट में स्टूडेंट के पेरेंट्स या गार्जियन की जो इनकम है वो 2 लाख से कम या कंप्लीट 2 लाख होनी चाहिए। अगर 2 लाख से ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट इस स्कीम से आउट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया की। मतलब गवर्नमेंट ने इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एक परसेंटेज क्राइटेरिया भी रखा है और हर एक स्टैंडर्ड का हर एक क्लास का परसेंटेज क्राइटेरिया डिफरेंट है जिसको हमने अलग अलग पॉइंट में डिस्कस करना है या इसी अलग अलग पॉइंट में हमने मेंशन किया है। अगर हम बात करें फर्स्ट टू 12th स्टूडेंट्स की, मतलब अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक अपनी पढ़ाई कर रहा है और वो ये स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या रखा है, देखिए सामने लिखा है एनी परसेंटेज। मतलब कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो फर्स्ट से 12th तक किसी भी क्लास में है उसकी लास्ट क्लास में या लास्ट स्टैंडर्ड में कितनी भी परसेंटेज हो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम का फॉर्म अप्लाई कर सकता है और इस स्कीम के लिए वो एलिजिबल है। अगर बात करें 12th के बाद ग्रेजुएशन की, कोई अगर ग्रेजुएशन कर रहा है और वो ट्रेडिशनल कोर्स में से कोई एक कोर्स कर रहा है। ट्रेडिशनल कोर्स मतलब जैसे ये स्लाइड में मेंशन है, ट्रेडिशनल कोर्स क्या होते हैं, जैसे बीए, बीकॉम या बीएससी है, बीएससी पीसीएम या बीएससी सीबीजेड, ओनली उनकी बात की जा रही है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है, ग्रेजुएशन में वो बीए कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो या बीएससी पीसीएम या बीएससी सीबीजेड कर रहा हो, उनके लिए भी परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, ओनली उनके पासिंग मार्क्स होने ज़रूरी है। पासिंग मार्क्स अगर हैं मींस कितनी भी परसेंटेज हो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम को फिल कर सकता है और वो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, फॉर ग्रेजुएशन प्रोफेशनल कोर्सेज। मतलब
कुछ कोर्स ग्रेजुएशन में ऐसे होते हैं जो प्रोफेशनल कैटेगरी में आते हैं, जैसे बीसीए हो सकता है, बीबीए हो सकता है, बीटेक हो सकता है, या बीएससी बायोटेक या माइक्रोबायोलॉजी हो सकता है। मतलब इस तरह के सभी कोर्सेज जो प्रोफेशनल कोर्सेज की कैटेगरी में है, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया रखा है परसेंटेज का। मीन्स उन स्टूडेंट की 12th में, मीन्स उनके लास्ट स्टैंडर्ड में 60% होना कंपलसरी है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन में प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है और 12th में उसकी परसेंटेज 60% नहीं है, 60% से कम है, तो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। 12th में 60% होने पर ही प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप स्कीम को अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज वो इस स्कॉलरशिप के स्कीम से आउट हो जाएंगे। जी फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर ग्रेजुएशन के लेवल पर दो ग्रेजुएशन के लेवल की बात की। पहले हमने बात की ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन की और फिर हमने बात की प्रोफेशनल ग्रेजुएशन की। अगर इसको डिटेल में समझे, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज है ग्रेजुएशन में, उनके लिए परसेंटेज का कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है, ओनली स्टूडेंट का पास होना सफिशेंट है। अगर वो ओनली पास है तो भी इस स्कॉलरशिप स्कीम को भर पाएगा। लेकिन अगर कोई ग्रेजुएशन में प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है तो उसके लिए 12th में 60% होना ज़रूरी है। जो हम ये परसेंटेज की बात कर रहे हैं, जिस क्लास में स्टूडेंट पढ़ रहा है उससे पहले वाली जो उसने क्लास पास की है उसकी परसेंटेज को कंसिडर किया जाएगा, या उसकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग स्टूडेंट फॉर्म फिल कर पाएगा। अब अगर इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं तो हम बात करेंगे डिप्लोमा कोर्सेज की। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 12th के बाद या 10th के बाद डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन लेते हैं। अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा कर रहा है तो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने 12th में या 10th में 60% होना कंपलसरी है। एक क्राइटेरिया फिक्स किया है कि अगर कोई, जैसे सपोज करो डिप्लोमा में कोई स्टूडेंट पॉलिटेक्निक कर रहा है, तो पॉलिटेक्निक में अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहता है तो 10th में उस स्टूडेंट के 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। इसी सीक्वेंस में अगर कोई स्टूडेंट डी फार्मा कर रहा है, क्योंकि डी फार्मा भी डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर कोई स्टूडेंट डी फार्मा कर रहा है तो 12th में उसके 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए भी 60% का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने फिक्स किया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की, मतलब जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और ग्रेजुएशन के बाद वो हायर स्टडीज़ में गए हैं, मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले रहे हैं, तो वो स्टूडेंट भी ये स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं और वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए भी गवर्नमेंट ने एक फिक्स परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा है। मीन्स अगर कोई स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, लाइक एमसीए कर रहा है, एमबीए कर रहा है, एलएलबी कर रहा है, बीएड कर रहा है या एमकॉम कर रहा है, वो स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन उनके लिए ग्रेजुएशन में, मतलब जो उन्होंने लास्ट डिग्री ली है पीजी से पहले, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन से पहले अगर उन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन में स्टूडेंट के 55% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट के 55% से कम है तो वो इस स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो फ्रेंड्स, ये था परसेंटेज क्राइटेरिया। 1st to 12th के लिए कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है। ऐसे ग्रेजुएशन में अगर कोई स्टूडेंट ट्रेडिशनल कोर्स कर रहा है तो उसके लिए भी कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है, स्टूडेंट ओनली पास होना ज़रूरी है, तो वो फिल कर सकता है ये स्कॉलरशिप फॉर्म। अगर बात करें ग्रेजुएशन लेवल पर ही प्रोफेशनल कोर्सेज की, तो प्रोफेशनल कोर्सेज में स्टूडेंट के 12th में 60% होना मैंडेटरी है। अगर 60% नहीं है तो वो ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। ऐसे ही डिप्लोमा कोर्सेज में अगर स्टूडेंट के 10th में या 12th में उनकी जो लास्ट डिग्री थी, उनकी जो लास्ट क्लास थी, उसमें अगर 60% नहीं है तो डिप्लोमा कोर्सेज में भी स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएगा। अगर बात करें लास्ट पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज की, अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन के बाद अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में पढ़ रहा है तो वो भी इस स्कॉलरशिप स्कीम को भर सकता है, लेकिन उसके ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स होना कंपलसरी है। नेक्स्ट है लास्ट एलिजिबिलिटी की। अगर हम बात करें, इसमें हम बात करेंगे कास्ट कैटेगरी की। मीन्स इसमें बताया गया है कि कोई भी कास्ट से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट, भले ही वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है या एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो कोई भी स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें हमने कुछ 4 या 5 पॉइंट को डिस्कस किया। एक बार हम इसका कंक्लूजन में पढ़ सकते हैं शॉर्ट में। स्टूडेंट का यूपी का रेजिडेंस होना कंपलसरी है। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए एलिजिबल हैं। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से हायर एजुकेशन तक पढ़ रहा है कोई भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। लेकिन फॉर्म फिल करने के लिए एक तो पेरेंट्स की जो इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और परसेंटेज में हमने इसको डिटेल में समझ लिया। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। परसेंटेज इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और लास्ट
कोई भी कैटेगरी ऐसी नहीं है कि इसमें जिसको मना किया गया है। किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करने वाला स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप स्कीम को भर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट की पॉइंट में क्या बोला है। नेक्स्ट की पॉइंट में हमने बात की है कि इस स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे। मतलब जो स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को भरना चाहता है उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसको भी थोड़ा अच्छे से समझेंगे और डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, फर्स्ट अगर पॉइंट हम देखें, सबसे पहले हमने बात की है मार्कशीट की। मतलब इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए कौन से रिजल्ट की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट को, या वो स्कॉलरशिप स्कीम फॉर्म भरते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी मार्कशीट है, कौन सा रिजल्ट स्टूडेंट को चाहिए होगा इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट टू 12th स्टूडेंट की। मतलब अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़ रहा है तो उसको कौन सा रिजल्ट चाहिए होगा, जो उसने लास्ट क्लास पास की है उस क्लास का रिजल्ट उसको अटैच करना होगा स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते टाइम। अगर बात करें हम ग्रेजुएशन लेवल पर, तो 12th के बाद अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रहा है तो ग्रेजुएशन में उसको किस चीज़ की ज़रूरत होगी, सेकंड पॉइंट में यही मेंशन किया गया है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन ट्रेडिशनल कोर्सेज में कर रहा हो या प्रोफेशनल कोर्सेज में कर रहा हो, दोनों में ही स्टूडेंट को रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 10th क्लास की मार्कशीट और 12th क्लास की मार्कशीट की ज़रूरत होगी और उनका वेरिफिकेशन भी साथ साथ चाहिए होगा। मतलब जो 10-12 की मार्कशीट होगी उसका वेरिफिकेशन ऑनलाइन गूगल से वो निकाल सकता है, जो उसको फॉर्म के साथ अटैच करना ज़रूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको कौन से रिजल्ट की ज़रूरत होगी। देखिए, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाला स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहता है तो उसको 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की मार्कशीट चाहिए होगी और 10-12 की मार्कशीट के साथ साथ उन मार्कशीट का वेरिफिकेशन भी स्टूडेंट को चाहिए होगा। प्लस स्टूडेंट को ग्रेजुएशन की मार्कशीट की नीड होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी उसको इसके साथ लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई पॉलिटेक्निक करने वाला स्टूडेंट ये स्कॉलरशिप फॉर्म भरता है तो उसको 10th के रिजल्ट की ज़रूरत होगी या वो 10th की मार्कशीट इस फॉर्म के साथ अटैच करेगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें डी फार्मा की, मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी की, तो क्योंकि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो 12th है, तो स्टूडेंट को 10 मार्कशीट प्लस 12th मार्कशीट दोनों की जो रिजल्ट है वो दोनों का लगाना पड़ेगा। अल्टीमेटली हम कह सकते हैं जो स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म भरना चाहता है वो अपने लास्ट ईयर की मार्कशीट जो है वो इसके साथ अटैच करेगा। या अगर हम बात करें डिग्री कोर्सेज की, डिग्री कोर्सेज में जो एलिजिबिलिटी है उस कोर्स के लिए, जैसे ग्रेजुएशन के लिए 12th एलिजिबिलिटी है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, पॉलिटेक्निक के लिए 10th एलिजिबिलिटी है एंड डी फार्मा के लिए 12th एलिजिबिलिटी है, तो उनको सभी मार्कशीट की रिक्वायरमेंट होगी और वो रिजल्ट उनके पास होने चाहिए इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। तो फ्रेंड, मार्कशीट या रिजल्ट का क्राइटेरिया, मतलब किस स्टूडेंट को कौन से रिजल्ट या मार्कशीट की नीड होगी। इससे आगे अगर हम बढ़ते हैं, मार्कशीट के साथ साथ स्टूडेंट को आधार कार्ड की नीड होगी। स्टूडेंट के पास अपना खुद का आधार कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट, स्टूडेंट के पास अपनी खुद की बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट का जो पासबुक उनको मिलता है वो पासबुक की फ़ोटोकॉपी है वो स्टूडेंट को अटैच करनी होगी। पासबुक के साथ साथ स्टूडेंट को इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट मतलब जो स्टूडेंट के पेरेंट्स है उनके इनकम के सोर्सेज क्या हैं या उनकी ईयरली इनकम कितनी है वो इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन होगा। और जो इनकम सर्टिफिकेट है वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट, मतलब किसी भी ज़िले की जो तहसील है वहाँ पर पटवारी के थ्रू वो इनकम सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है। और इसी के लिए हमने बात की थी कि मीन्स मतलब जो मैक्सिमम 2 लाख इनकम की रिक्वायरमेंट है वो इस इनकम सर्टिफिकेट में मेंशन होनी चाहिए। इस इनकम सर्टिफिकेट में पेरेंट्स की जो ईयरली इनकम है वो 2 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2 लाख से ज़्यादा का इनकम सर्टिफिकेट है तो स्टूडेंट ये फॉर्म फिल नहीं कर पाएगा। और इस इनकम सर्टिफिकेट के साथ साथ स्टूडेंट को इनकम सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन भी अटैच करना होगा। ये वेरिफिकेशन गूगल से सर्च किया जा सकता है और गूगल से डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकाल कर अटैच करना होगा। नेक्स्ट अगर हम सर्टिफिकेट की बात करें तो इनकम सर्टिफिकेट के बाद स्टूडेंट को एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड होगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट मींस कि जो स्टूडेंट है उसका रेजिडेंस कहाँ का है। जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि ओनली वही स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं जिनका रेजिडेंस यूपी का होगा। अगर अदर स्टेट के स्टूडेंट्स है वो इस स्कॉलरशिप को फिल नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट को
रेजिडेंशियल वेरिफिकेशन के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड होगी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जो वेरिफिकेशन है वो भी स्टूडेंट को चाहिए होगा। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की, तो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट स्टूडेंट को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो जनरल कैटेगरी को उसकी नीड नहीं है, ओनली ओबीसी स्टूडेंट्स, एससी स्टूडेंट्स एंड एसटी स्टूडेंट्स को कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। अगर कोई स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये तो हमने 3 सर्टिफिकेट बोले हैं, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये मैक्सिमम 3 इयर्स के ही होने चाहिए। अगर 3 साल से पुराने सर्टिफिकेट आपके हैं तो वो हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे। स्टूडेंट के 3 साल से पुराने सर्टिफिकेट अगर हैं तो उनको रिन्यूअल कराना पड़ेगा तहसील से या पटवारी से, उनको नए सर्टिफिकेट बनवाने होंगे और नए सर्टिफिकेट ही हम इसमें अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। इसलिए किसी स्टूडेंट के पास अभी तक ये तीनों सर्टिफिकेट अपडेटेड नहीं है तो जल्द से जल्द इनको अपडेट करा ले, जिससे स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करते टाइम उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो फ्रेंड्स, हमने बात की इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट की। इनकम सर्टिफिकेट का मतलब होता है आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र। ये तीनों ही सर्टिफिकेट हम तहसील से या लोक सेवा केंद्र से जाकर बनवा सकते हैं और ये तीनों सर्टिफिकेट 3 साल से पुराने अगर होंगे तो वो नहीं चल पाएंगे। स्टूडेंट को न्यू सर्टिफिकेट ही बनवाने होंगे और सर्टिफिकेट के साथ साथ उनका वेरिफिकेशन भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं इन सर्टिफिकेट के बाद स्टूडेंट को और क्या चाहिए। स्टूडेंट का एक स्कूल का या कॉलेज का आई कार्ड भी इसके साथ अटैच करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट 1st to 12th तक पढ़ रहा है तो उनका स्कूल आई कार्ड इसमें अटैच करना होगा। और अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन लेवल पर या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर या डिप्लोमा लेवल पर कोई अपनी एजुकेशन ले रहा है तो उन स्टूडेंट्स को कॉलेज आई कार्ड फोटो कॉपी वो इसके साथ अटैच करनी होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसमें हमें देखना है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम इसमें बताए हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं जाएंगे, सभी की फोटो कॉपी या जीरोक्स कॉपी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। फ्रेंड्स, ये थे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। एक बार इनका थोड़ा सा कंक्लूजन देख लेते हैं। स्टूडेंट को क्या चाहिए, एक तो लास्ट ईयर की जो उनकी क्लास थी उसकी मार्कशीट चाहिए, एक स्टूडेंट का आधार कार्ड चाहिए, स्टूडेंट की बैंक पासबुक की फोटोकॉपी चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट एंड उनका वेरिफिकेशन चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड उनका वेरिफिकेशन चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट ही ओबीसी एंड एससी एसटी स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है। जनरल स्टूडेंट इसको स्किप कर सकता है। जनरल स्टूडेंट को अगर ईडब्ल्यूएस से वो बिलोंग करता है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगा सकता है। अदरवाइज जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी। और कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई स्टूडेंट ओबीसी एससी एसटी वाले लगा रहे हैं तो उसका वेरिफिकेशन भी उनको इसके साथ अटैच करना ज़रूरी है। इसी के साथ साथ स्कूल या कॉलेज का जो आई कार्ड आपको मिला है उसकी फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट की पॉइंट है हमारा प्रोसेस, मतलब इस स्कीम के लिए प्रोसेस क्या रहेगा और किस प्रोसेस के थ्रू स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप स्कीम को फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट को एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा। जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि स्टूडेंट को मैंडेटरी है एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना। इस जो लिंक आपको स्लाइड में दिख रहा है इस लिंक पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस स्कॉलरशिप स्कीम का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन पर भी मेंशन कर देंगे। आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर उस लिंक को ओपन करके डायरेक्टली फॉर्म फिलिंग पर जा सकते हो और वहां से अपना पूरा जो प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हो। तो स्टूडेंट को सबसे पहले एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा जिसके थ्रू हम इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे हम और इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप उसके थ्रू देख सकते हैं कि किस तरह से हमें इस स्कॉलरशिप स्कीम का फॉर्म फिल करना है। आगे बढ़ते हैं, ये प्रोसेस में और क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए क्या तरीका आगे रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हैं वो एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट ग्रेजुएशन पर या पोस्ट ग्रेजुएशन में या डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं और उन्होंने इसी ईयर एडमिशन कराया है या वो इस ईयर फर्स्ट ईयर में है तो उनको एक फ्रेश फॉर्म ही फिल करना होगा। फ्रेश फॉर्म का जो ऑप्शन है उसको क्लिक करके वहाँ से फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। उनका जो प्रोसेस है वो फ्रेश फॉर्म के अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो अगर हम बात करें
फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से अलग जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर कर चुके हैं और वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में है, मतलब वो फर्स्ट ईयर में नहीं है, फर्स्ट ईयर उनका कंप्लीट हो चुका है, उन स्टूडेंट को क्या करना होगा, वो स्कॉलरशिप फॉर्म में एक ऑप्शन आता है रिन्यूअल के नाम से। तो जो सेकंड ईयर में या उससे आगे किसी ईयर में पढ़ रहे हैं उन स्टूडेंट को फ्रेश फॉर्म फिल नहीं करना है, ओनली उनको रिन्यूअल वाले ऑप्शन पर जाकर अपने फॉर्म को रिन्यूअल करना है, नया फॉर्म फिल नहीं करना है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें जो आपको नेक्स्ट पॉइंट में मिलेगा, वो सभी स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में या अदर किसी ईयर में पढ़ रहे हैं जिनका फर्स्ट ईयर पूरा हो चुका है लेकिन किसी रीज़न से वो फर्स्ट ईयर में अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो ऐसी कंडीशन में उन स्टूडेंट को भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट की तरह ही फ्रेश फॉर्म फिल करना होगा। मतलब वही स्टूडेंट रिन्यूअल वाले ऑप्शन पर जाएंगे जिन्होंने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में या उससे पहले किसी और ईयर में अपना फ्रेश फॉर्म फिल कर दिया था, वही रिन्यूअल करेंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जिसने अभी तक एक बार भी स्कॉलरशिप फॉर्म फिल नहीं किया है और वो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, उनको भी फ्रेश फॉर्म फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट अगर हम देखें, अगर किसी स्टूडेंट का लास्ट ईयर का जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है, उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट को एक ऑप्शन मिलेगा रिज़ल्ट नॉट येट डिक्लेयर। इस वाले ऑप्शन को फिल करके क्लिक करके इस ऑप्शन पर अपना फॉर्म कंप्लीट कर लेना है। फिर बाद में करेक्शन का ऑप्शन ओपन होगा, जब तक आप लोगों का रिजल्ट आ चुका होगा तो आप करेक्शन के टाइम पर इस वाले पॉइंट को करेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये इसका प्रोसेस था कि स्कॉलरशिप स्कीम का फॉर्म फिल करने के लिए प्रोसेस क्या रहेगा। एक बार समरी थोड़ी सी इसकी देख लेते हैं, कंक्लूजन देख लेते हैं। स्टूडेंट को सबसे पहले एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। उस लिंक को ओपन करके आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस फॉर्म को फिल कर रहा है और वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है तो उसको फ्रेश फॉर्म ही फिल करना होगा। और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या आगे किसी कोर्स में है जो फर्स्ट ईयर कर चुके हैं, अगर उन्होंने लास्ट ईयर स्कॉलरशिप फॉर्म अप्लाई किया था तो उनको फ्रेश फॉर्म फिल नहीं करना है, उनको फॉर्म रिन्यूअल करना है। रिन्यूअल का ऑप्शन उनको लिंक के अकॉर्डिंग साइट पर जाकर मिल जाएगा, वहाँ से रिन्यूअल वाला ऑप्शन वो क्लिक करेंगे और अपना प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो इस ईयर सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में या फोर्थ ईयर में हैं और वो फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर चुके हैं लेकिन किसी रीज़न से वो लास्ट ईयर अपना स्कॉलरशिप फॉर्म नहीं फिल कर पाए थे और इस साल वो स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट को रिन्यूअल नहीं करना है, उनको फ्रेश फॉर्म ही फिल करना होगा। फ्रेश फॉर्म पर क्लिक करके वो अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें क्या था कि वो स्टूडेंट जिनका अभी तक लास्ट ईयर का या लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, ऐसे स्टूडेंट्स जब उनका रिजल्ट के मार्क्स या परसेंटेज फिल करनी होगी, वहाँ पर उनको अपनी परसेंटेज फिल नहीं करनी है, वहाँ पर उनको एक ऑप्शन मिलेगा रिजल्ट नॉट येट डिक्लेयर, उसको क्लिक करके वो अप्लाई करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। और प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद इसमें करेक्शन का ऑप्शन बाद में आएगा तो वो अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना लास्ट की पॉइंट। हमारा लास्ट की पॉइंट है फ्रेंड्स, लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग, मतलब हमारी इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो ये यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म है इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है कि जो हमारा ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस है ये स्टार्ट हो चुका है, कब से, 22 सितंबर 2023 से, मतलब 22 सितंबर 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। और फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यहाँ पर ये है कि आप जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को अप्लाई कर लीजिए, अदरवाइज लास्ट टाइम पर जो साइट है वो बहुत प्रॉब्लम करती है और स्टूडेंट का फॉर्म फिल नहीं कर पाता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसी वजह से फॉर्म फिल नहीं कर पाते कि जो साइट है वो प्रॉब्लम कर रही है और लास्ट डेट खत्म हो चुकी होती है लेकिन उनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो जितनी जल्दी आप हो सके इस फॉर्म को फिल कर लें जिससे आप बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए इसके प्रोसेस को कंप्लीट कर पाए। अदरवाइज अगर बात करें इसकी लास्ट डेट की, लास्ट डेट में भी टाइम है, 31 दिसंबर 2023 तक इस फॉर्म का आप फिल कर सकते हैं। लेकिन लास्ट टाइम जितना आप लेट करेंगे उतना आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा और आपको प्रोसेस कंप्लीट करने में प्रॉब्लम आएगी। तो फ्रेंड्स, ये था एक डिस्कशन यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म के लिए। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट मैसेजेस आ रहे थे कि यूपी स्कॉलरशिप के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो उसी को कंसीडर करते हुए हमने ये वीडियो बनाई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन सभी फ्रेंड्स के साथ जो यूपी से बिलोंग करते हैं और वो स्टूडेंट हैं, जिससे वो इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकें। और फ्रेंड्स, अगर हमने कोशिश की है कि जितने सारे डाउट्स थे उन सभी को क्लियर किया जाए। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कॉमेंट सेक्शन
सेक्शन में कमेंट छोड़ दीजिएगा। कोशिश की जाएगी कि कमेंट का आपका रिप्लाई किया जाए और आपके डाउट को क्लियर किया जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।